हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, हरेंद्र सिंह को जो है भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा कि जेनेके शोपमैन के भारतीय महिला हॉकी के मुख्य कोच का पद छोड़ने के बाद इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं ये हरेंद्र सिंह जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने सीनियर पुरुष हॉकी टीम सहित विभिन्न भारतीय टीमों को कोचिंग दी है। ठीक है, वे यूएसए पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे थे और उन्होंने 1997 में भारतीय पुरुष हॉकी से अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, और उनके नेतृत्व में याद रखिएगा भारत ने 2016 पुरुष जूनियर विश्व कप, 2017 महिला एशिया कप और 2018 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष सहित 11 स्वर्ण पदक जो है जीते हैं इनके नेतृत्व में। ठीक है, चलिए तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ स्तर पर। हाल ही में भारत नेपाल यूथ गेम्स में जशपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रतीक ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखिएगा प्रतीक ने जो है इसमें रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के खिलाड़ी प्रतीक बड़ा ने नेपाल के पोखर में आयोजित इंडो नेपाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। वे इससे पहले 2021 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं तथा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य के किस तालाब में फिर तीन जैन तीर्थंकर की प्राचीन मूर्ति निकली है। तो याद रखिएगा कि राज्य के अंधियार खोप तालाब जो कि आरंग में है, यहाँ जैन तीर्थंकर की तीन प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। आरंग के अंधियार खोप तालाब में निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें तालाब पार में 3 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा निकली है जो कि काफी प्राचीन है। प्रतिमा का चेहरा और अन्य भाग खंडित हो चुका है। विगत 2.5 वर्ष पूर्व भी इसी तालाब में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा अब तक का जो है सबसे बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अबुझमाड़ में हुआ है हाल ही में। विस्तार पर बात करेंगे। कांकेर की कलपर पहाड़ी पर 4.5 घंटे मुठभेड़ में फोर्स ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें डीवीसी रैंक के 8 लाख के 2 इनामी नक्सली भी शामिल थे। फोर्स ने इस ऑपरेशन का प्लान क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा एक ग्रामीण की हत्या किए जाने के बाद इसका प्लान जो है बनाया था। ठीक है, नक्सली तेंदुपत्ता सीजन में जुटते हैं, याद रखिएगा, और वसूली से जो तेंदुपत्ता के जो वसूली होती की जाती है इससे इसकी जो कमाई है इससे संगठन का निर्माण करते हैं, संगठन अपना चलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के किस समृद्ध विरासत स्थल में आदिम युग के हथियार, बर्तन और मिट्टी के आभूषण मिले हैं। तो याद रखिएगा सिली पचराही। ठीक है, सिली पचराही से जो है यहाँ आभूषण और हथियार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं आदिम युग के। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कवर्धा जिला मुख्यालय से करीब 47 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र संपदाओं से भरा पड़ा है तथा यहाँ मूर्तियां भी मिली हैं। सिर्फ 2 टीलों की खुदाई से खजाने और भोरमदेव मंदिर जितने प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। अभी 15 टीलों की खुदाई शेष है। ठीक है, अभी 15 टीलों की खुदाई जो है बाकी है। यहाँ कुल 7 मंदिर और 1000 साल पुरानी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 1906 में पचराही को याद रखिएगा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला राज्य का पहला स्थल कौन बनेगा। तो याद रखिएगा कि अभी 18 अप्रैल को
विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है, विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में जो है ये सवाल आपको दिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में छत्तीसगढ़ का पहला स्थल कौन बनने वाला है? सिरपुर। ठीक है, ये जुलाई में घोषित मतलब जुलाई में क्लियर होगा कि जुलाई में यूनेस्को की टीम की जांच के बाद ये पता चलेगा कि सिरपुर विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला स्थल बन जाएगा। यहाँ 1400 साल पूर्व 10,000 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। छात्रों के मामले में ये दूसरे स्थान पर था। नालंदा जो है ये पहले स्थान पर था और यहाँ सिरपुर जो है ये दूसरे स्थान पर था। ठीक है, यहाँ खनन में प्राप्त तीवर देव में पत्थरों को जोड़ने के लिए लॉक सिस्टम और सरिये का इस्तेमाल भी किया गया है। ये प्राप्त हुए हैं, मतलब ये इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मुख्य द्वार पर हाथियों को बांधने हेतु कुंडे भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, सिरपुर में ऐतिहासिक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और मंदिर जो हैं इनके नाम आप याद रख लीजिएगा कुछ। आनंद प्रभु विहार है, यहाँ बौद्ध मंदिर है। सिरपुर स्तूप है, राजमहल अवशेष, नागार्जुन ससाई विहार, श्री गंधेश्वर शिव मंदिर, तीवरदेव बौद्ध मठ, सिरपुर मंदिर, शिव मंदिर 7वीं सदी के, और जगन्नाथ मंदिर, प्राचीन शिवलिंग मंदिर, हिंदू मंदिर, बालेश्वर शिव मंदिर, सुरंग टीला, शिव मंदिर 8वीं सदी का, आदिवासी बूढ़ादेव मंदिर आदि ये सभी जो मंदिर हैं और बौद्ध मठ है यहाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐतिहासिक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में किन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, रश्मि कुमारी ने जो है 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है। 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जो है महिला फाइनल में रश्मि कुमारी ने के नागाजोथी को 25-8, 14-20 और 25-20 से हराया है। रश्मि कुमारी 3 बार की विश्व चैंपियन रही हैं। उनके लिए ये रिकॉर्ड जो है 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब था। ठीक है, रश्मि तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। फाइनल में के श्रीनिवास ने एस आदित्य को 25-0, 19-6 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए केंद्र कितने राज्यों में परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार जो है 6 राज्यों में परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे कस्तूरी कॉटन ब्रांड के बारे में। इसे याद रखिएगा कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो है इसके लिए वेबसाइट लॉन्च की है, कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट प्रीमियम कॉटन ब्रांड है, कस्तूरी लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक ये जो 6 राज्य हैं यहाँ उच्च श्रेणी के कपास के परीक्षण के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है सरकार। और इसे भारतीय कस्तूरी कपास को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के प्रयास के तहत स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए प्रयोगशालाओं को भारतीय मानक ब्यूरो BIS परीक्षण सुविधाओं के साथ अभिसरण में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में 954 हेक्टेयर के साथ ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या ग्रीन क्रेडिट योजना में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या GCP को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने पिछले 2 महीने में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर में फैले 500 से अधिक भूमि पार्सल को मंजूरी देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। 3 अन्य राज्यों के साथ इन राज्यों ने कार्यक्रम के लिए जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की पहचान की है। याद रखिएगा कि अब तक मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण हरियाली अभ्यास के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि स्वीकृत की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार भारत के किस जैन आध्यात्मिक नेता को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, लोकेश मुनि, इन्हें जो है प्रदान किया गया है गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह पुरस्कार उन्हें जन कल्याण और मानवता में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में की गई थी।
9 अप्रैल को वरिष्ठ डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ब्रैड शर्मन ने यूएस कैपिटल में लोकेश मुनि को राष्ट्रपति पुरस्कार, गोल्डन शील्ड और सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मुनि भारत में अहिंसा और विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। अमेरिकोप्स राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार के विजेताओं का चयन करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 2023 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में किस हवाई अड्डे को नामित किया गया है। तो सूची जारी की गई जिसमें दिल्ली हवाई अड्डे को दुनिया के शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार जो है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली है ये 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। दुबई और डलास हवाई अड्डे जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2023 में 10.46 करोड़ यात्रियों को संभाला था और दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 8.69 करोड़ 8.69 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस कवयित्री को अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा ममता जी सागर, इन्हें जो है अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है ममता जी सागर को। 6 अप्रैल को जो है याद रखिएगा विश्व लेखक संगठन ने कन्नड़ कवयित्री, नाटककार और शिक्षाविद ममता जी सागर को साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह कार्यक्रम नाइजीरिया के अजूबा में विश्व लेखक संगठन की पहली कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है ANA और पैन अफ्रीकन राइटर्स एसोसिएशन यानी कि पावा दोनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया है। तो उत्सा पटनायक, इन्हें जो है मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया। विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक को मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। मेलकम और एलिजाबेथ एडिसेसिया ट्रस्ट हर साल यह पुरस्कार देता है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार चेन्नई में आयोजित एक समारोह में प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हाल ही में एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो याद रखिएगा गोपी थोटाकुरा, ये जो है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। विस्तार पर बात करेंगे। उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा अमेरिका स्थित एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक है। वह जेफ बेजोस द्वारा स्थापित कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का हिस्सा होंगे। इसके लिए उन्हें 6 क्रू सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है। NS-25 मिशन एक उपकक्षीय मिशन है, याद रखिएगा, और थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ठीक है, राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 अप्रैल को जो है हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है या विश्व धरोहर दिवस बोला जाए इसे, ये मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका विषय है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, इसका सुझाव 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स द्वारा दिया गया था। इसे 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में अपनाया गया। 18 अप्रैल 2024 तक दुनिया में कुल 1119 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया में 1199 और भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मई को सिंगापुर के PM ली हिसियन लुंग के पद छोड़ने पर
कौन अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो याद रखिएगा 15 मई को जो है जैसे पीएम ली हिसियन लुंग जो है पद छोड़ेंगे और उनके स्थान पर लॉरेंस वोंग ये जो है शपथ लेंगे अगले प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, ये सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे लॉरेंस वोंग। विस्तार पर बात करेंगे। लॉरेंस वोंग वर्तमान में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह 2002 से ही प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रिया में एक दुर्लभ व्यवधान के बाद अप्रैल 2022 में वोंग को पीएम इन वेटिंग के रूप में नामित किया गया था। वोंग संप्रभुधन कोष जीआईसी के उपाध्यक्ष और दक्षिण पूर्व एशियाई देश के केंद्रीय बैंक सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में भारत पे का पूर्णकालिक सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। और अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।